अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः। आषाढ़ शुद्ध षष्ठी दिनांक 12 जुलाई 2024। भावप्रकाश निघंटु धातु उपधातु वर्ग सुवर्ण। शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्ष्यते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो सुवर्ण की बात यहाँ पे कही गई है और कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई ये संदेह नहीं है। तो सुवर्ण वर्क या सोना घिस के देना ये एक अच्छा तरीका इस प्रकार का है। और अच्छे तरीके से अगर सुवर्ण भस्म बनता है तो काफी औषधियां उससे बन पाती है, तो ये अच्छा मार्ग रहेगा। त्रिपुरस्य वधार्थाय निर्निमेषैर्विलोचनैः निरीक्षयामास शिवः क्रोधेन परिपूरितः अग्निस्तत्कालमपतत् तस्यैकस्मात् विलोचनात् ततो रुद्रस्तमभवत् वैश्वानर इव ज्वलन् द्वितीयात् अपतन्नेत्रात् अश्रुबिन्दुस्तुवामकात् तस्मात् रजतमुत्पन्नम् उक्तकर्मसु योजयेत्। तो त्रिपुर के वध के लिए निर्निमेषे ही विलोचने ही निरीक्षयामासः शिवः क्रोधेन परिपूरितः। क्रोध से संपूर्ण इस प्रकार का शिव बिल्कुल आंखों को निमेष न करते हुए, आंखों का दोष निमेष न करते हुए उसका निरीक्षण, त्रिपुर का निरीक्षण शिव ने किया। अग्निस्तत्कालम अपतत तस्यैकम तथैकस्माद् विलोचना। तो उसके एक आंख से, ये दाहिना आंख है क्योंकि आगे बाम आंख बताया गया है, अग्नि बाहर निकला। ततो रुद्र समभूत, और उससे रुद्र निर्माण हो गया। वैश्वानर इव ज्वलन, जैसे कि वो ज्वलंत इस प्रकार का वैश्वानर है।
द्वितीयाद अपतयन नेत्रात अश्रुबिंदुस्तु वामकात। दूसरा जो वाम अक्षी है, नेत्र है, उससे अश्रु बिंदु निकला। तस्माद रजतम उत्पन्नम उक्त कर्मसु योजयेत। तो उससे रजत निर्माण हो गया और वह नीचे उतर गए। कृत्रिमंच भवेत तद्धि भंगादि रसयोगतः। हम्म। तो वंगादि रसयोग से कृत्रिम भी उत्पन्न होता है। रूप्यंत रुचतन तारम चंद्रकांति सित प्रभम गुरु स्निग्धम मृदु श्वेतम दाहे छेदे घन क्षमम। तो रजत तारा चंद्रकांति इस प्रकार के पर्याय सित प्रभ, गुरु स्निग्ध मृदु श्वेत दाहे छेदे घन क्षमम। तो ये घन क्षम इस प्रकार का है। वर्णाढ्यम चंद्रवत स्वच्छम रूप्यम नवगुणम शुभम। तो चंद्र जैसा स्वच्छ इस प्रकार का रूप्य 9 गुणों वाला है। गुरु स्निग्ध मृदु श्वेत दाह छेदे घन क्षमम वर्णाढ्यम चंद्रवत स्वच्छम रूप्यम। कठिनं कृत्रिमं रूक्षं रक्तं पीतदलं लघु दाहच्छेदकनैर्नष्टं रूप्यं दुष्टं प्रकीर्तिकम्। तो ये मृदु होना चाहिए। कठिन अगर है, कृत्रिम है, रूक्ष है, रक्त पीतदलम लघु दाहच्छेदकनैर्नष्टम। दाहच्छेद और घन से, घन का मतलब यहाँ घाव डालना इस प्रकार का होगा शायद। ये रूप्य दुष्ट इस प्रकार का माना जाता है। रूप्यम शीतम कषायामलम स्वादुपाक रसम सरम। तो शीत कषाय अम्ल स्वादुपाक रस, तो मधुर रस मधुर विपाक भी है, और कषाय अम्ल ये भी रस है। वयस स्थापनम स्निग्धम लेखनम वात पित्तज। तो वय का स्थापन करने वाला, स्निग्ध लेखन और वात पित्त को जीतने वाला। प्रमेहादि का रोगांश नाशय त्यचिरा ध्रुवम। और प्रमेहादि रोगों का तत्काल नाश इस प्रकार का करता है। तारम शरीरस्य करोति तापम विद्धं घनम यच्छति शुक्रनाशनम। वीर्यं बलं हन्ति तनोश्च पुष्टिम महागदान पोषयति ही अशुद्धम। अगर अशुद्ध इस प्रकार का है, निर्मिति पुनः, ओके। अशुद्ध अगर है तो शरीर का ताप करता है। विद्धम घनम यच्छति शुक्रनाशनम। अगर घन करने से ये विद्ध हो जाता है तो शुक्रनाशन होता है। वीर्यम बलम हन्ति तनोश्च पुष्टिम। तो शरीर का बलवीर्य बल का नाश करता है, और पुष्टि का भी। महागतान पोषयति अशुद्धम। और बड़े रोगों को का पोषण करता है। तो अशुद्ध कभी कहीं भी प्रयोग में नहीं लाना है, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। तो त्रिपुर का वध जब शंकर को करना था, तो निर्निमिषे ही विलोचने ही वधार्थाय निरीक्षयामास शिवा क्रोधेन परिपूरितः। क्रोधेन परिपूरित इस प्रकार का शिव ने उसको निरीक्षण किया। निर्निमेषल विलोचने ही, जो बंद नहीं हो रहे हैं इस प्रकार से, निमेष विरहित इस प्रकार के नेत्रों से उन्होंने अच्छा निरीक्षण किया त्रिपुर का। और फिर उसके दाहिने आंख से अग्नि बाहर निकला, और उससे रुद्र निर्माण हो गया, जो वैश्वानर जैसा ज्वलंत इस प्रकार का है। और निस्त्रीय नेत्र से, आप वाम नेत्र से अश्रुबिंदु निकला, और उससे रजत उत्पन्न हुआ। इस प्रकार की ये कथा है। तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज, ये आयुर्वेद की खासियत है, और उसी के आधार पर आयुर्वेद शास्त्रीय नहीं है इस प्रकार की भी बहस की जाती है। तो ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। नमस्ते सर, किंतु बर्तन से जो रजत प्रयोग होता है, वो तो अशुद्ध ही होता है। क्या ये दोष बर्तन प्रयोग करने पर भी आते हैं क्या? कृत्रिम है तो ये दोष रहेंगे, कृत्रिम नहीं है तो ये दोष नहीं रहेंगे। वैसे खनिज में, जैसे स्वर्ण खनिज में मिलता है खनिज के स्वरूप में, वैसे भी रजत खनिज के स्वरूप में मिलता है। तो ये नैसर्गिक है।
सिर्फ उसकी उत्पत्ति इनके कहने के मुताबिक शंकर के वामन नेत्र से हुई है। और ये एक तरीके से बनता है, म्हणजे भगवान शंकर यांच्या डोळ्यातून या उसमें से कुछ बाहर निकला और वो रजत बन गया, इस प्रकार से अश्रुबिंदु बताया गया है। कृत्रिम रजत या सुवर्ण का निर्माण को बताया गया है, जो बताया गया है, तो इसी की किमयागरी कहते हैं क्या? हाँ, मुश्किल है बताना। हाँ, सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिद्र्य कदम जगत, ये नागार्जुन की प्रतिज्ञा है। अगर रस सिद्ध हो जाता है तो निर्दारिद्र्य निर्गत इस प्रकार का जगत निर्माण करेंगे, इस प्रकार से। और मैंने सुने हैं किससे, प्रत्यक्ष देखा तो कभी नहीं है, कि लोहा से स्वर्ण निर्माण करना, परिस्पर्श जो कहते हैं, इस प्रकार से। लेकिन ये करने का मतलब केवल उसको बेचना है, और औषधियों में उसका प्रयोग है ऐसा नहीं है, धन कमाने के लिए ये किमयागारी चली। लेकिन ये करते करते रसशास्त्र डेवलप हो गया। तो कृत्रिम रीति से ये बन सकता है, ऐसा कहना है। और वैसे मॉडर्न केमिस्ट्री के अनुसार भी इस प्रकार से मूल द्रव्य में परिवर्तन करके ये सुवर्ण आदि बना सकते हैं, लेकिन वो काफी महंगा है, काफी टीडियस प्रोसेस है। तो इसलिए उसमें कोई जाता नहीं है ये प्रोसेस करने के लिए, अगर है भी तो भी। लेकिन हो सकता है कि इनके जरिए ये किया जा सकता था, इस प्रकार का अर्थशास्त्र बहुत उन्नत हुआ करता था। व्याधि दंपति, व्याड़ी दंपति का तेल लगाकर उड़ जाना, इसका एक और उदाहरण है। ये व्याड़ी दंपति क्या है मुझे मालूम नहीं। भरद्वाज कृत विमान शास्त्र एक ग्रंथ उपलब्ध है संस्कृत में है, लाइक खेचरी गति, ये तो है। और वैसे हम योग शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसमें भी तीसरे पाद में इस प्रकार की काफी सिद्धियां बताई गई है योग के जरिए, इस प्रकार से। तो जो ऐतिहासिक संदर्भ माना जाता है कि रावण सीता को आकाश गमन करके लेके गया, और राम लक्ष्मण और सीता वापिस जब अयोध्या आए, वो आकाश यान से ही आए, इस प्रकार से। ये ऐतिहासिक रेफरेंस इस प्रकार का है। और ऐसा कहा जाता है कि राइट बंधु को ये विमान निर्माण करने का क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन यहाँ तळपदे करके कोई थे भारत में, बम्बई में, उन्होंने पहले इस प्रकार से विमान उड़ाया था। और राइट बंधु ने ये सब उनका उनकी जो सामग्री है वो सब खरीद ली थी। और कहा जाता है कि उन्होंने इसमें पारद का इस्तेमाल किया था। वैसे इसमें भी पारद का उल्लेख इस प्रकार का है विमान उड्डान के लिए। तो अभी लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे पूर्वज कितने श्रेष्ठ थे, ये दिखाने से कोई मतलब नहीं है। अभी भी इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो हम प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाएंगे, कि ये ग्रंथों में है, आधुनिक विज्ञान में नहीं है, और इसके जरिए ये होता है, इस प्रकार से। सबसे अहम मुद्दा मेरे लिए जो है वो षड रसों का विचार, आयुर्वेद में जो वर्णित है वो। क्योंकि रसों का विचार
इस प्रकार के मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है, इतनी गहराई में तो बिल्कुल ही नहीं है। उसका महाभूतों से संबंध, उसका दोषों से संबंध, ये भी कहीं बात नहीं है। और फिर इसी के आधार पर दोष किस प्रकार से वैषम्य दोषों का होता है, वो कैसे रोग निर्माण करते हैं, वगैरह वगैरह ये बातें हम बता सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो बातें आज तक आधुनिक विज्ञान के सामने आई ही नहीं है और काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रस दोष और महाभूत ये संबंध है, हमारा बेस है इस प्रकार से। तो इसको भली भांति अगर करने की कोशिश करेंगे, रावण शिव भक्त था, उसने शायद भारत का शिवलिंग बनाया था, जो कि सर्व मनोकामना सिद्ध करने वाला बताया था। हो सकता है। वैसे वेरावल के नजदीक एक भूतनाथ आश्रम करके है, वहाँ एक वैद्य थे। मैं जब गया था उसके जस्ट एक बरस पूर्व उनका देहांत हुआ था, 100 बरस जी के वो उनका देहांत हो गया था। वो इतने बड़े पैमाने पर पारदलिंग बना के रखे हैं वहां पे, बहुत छोटे छोटे से लेकर बहुत बड़े तक इस प्रकार से। और गाय, उनके पास करीबन 150-200 गायें थी, गिर गाय थी सभी इस प्रकार से। और वो कैंसर की प्रैक्टिस करते थे। तो ये भी सभी बातें जो है वो लोगों ने, पूर्वजों ने क्या क्या किया है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन जैसे कृमियों के बारे में, कीटों के बारे में आधुनिक विज्ञान में या बायोलॉजी में काफी खोज हुई है। लाइफ साइकिल कैसे होती है उनकी, किस पर निर्भर होती है, वगैरह वगैरह, ये सभी बातें अभी एलोपैथी में अच्छी तरीके से ढूंढ निकाली गई है। उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि रसों के बारे में, रस कैसे निर्माण होता है सृष्टि में, इस प्रकार से किस ऋतु में कौन से रस निर्माण होते हैं इसका तो वर्णन है। उन रसों के जो द्रव्य है, आहार द्रव्य है, वो कौन से है, और उनका शरीर में प्रवेश होने के बाद उनकी स्थिति क्या क्या होती है, वो परिवर्तित होते हैं, नहीं होते, क्या होता है, इस प्रकार से। ये साइकिल्स को अगर हम ढूंढ पाएंगे तो ये बड़ा संशोधन होगा इस प्रकार से। लवण रस के बारे में तो ये सोचना काफी जरूरी इस प्रकार का है। और अतिरिक्त लवण लेने से क्या होता है, आधुनिक विज्ञान में भी उसके बारे में बहस है, जैसे कि ये ब्लड प्रेशर वगैरह इस प्रकार से। और हमारे हिसाब में भी त्रिणी द्रव्यण्य पिप्पलिक क्षारः लवणम इस प्रकार का निर्देश है। और वैसे देखा जाए तो समुंदर ये बड़ा स्रोत है लवण का इस प्रकार से, इतने बड़े पैमाने पर लवण उपलब्ध है। तो ये विचार ही नहीं है, तो ये हमारा विचार है रस के बारे में, इस प्रकार के रस और दोषों का संबंध, इसके बारे में अगर हम कुछ लोगों के सामने रख सके तो काफी अच्छा इस प्रकार का होगा। वैसे इस प्रकार की जो बातें हैं जो आधुनिक विज्ञान में अभी तक आई नहीं है, उनको सामने लाना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। दोष प्रमाण विशेषम अपचार विशेषण, अपचार के बारे में तो एलोपैथी में कुछ बहस है ही नहीं, रोगों के कारणों के बारे में कुछ बहस है ही नहीं। असत में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये तीन मूल हेतु है। ये बहुत बड़ा विचार है आयुर्वेद का। तो कारणों को ढूंढने के लिए या कारणों के आधार पर चिकित्सा करना, ये आयुर्वेद की विशेषता है। तो इन सभी बातों को लोगों के सामने लाना जरूरी है। ये हमारे यहाँ विमान प्रचलित था, वो उड़ के आए थे, वगैरह वगैरह, ये ठीक है, हमारे दृष्टि से गौरव की बात इस प्रकार की है। और कुछ लोगों का कहना होता है कि ये होता ही नहीं है। राम सेतु के बारे में आज कुछ व्हाट्सएप में आया है कि ये फिर से
कुछ नया अपडेट मिला है, या फिर द्वारका के बारे में अ, बताया जाता है कि द्वारका का अस्तित्व खोज लिया है समुद्र के अंदर, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, ये केवल कपोल कल्पित है ऐसी बात नहीं है। आपने जीसस क्राइस्ट को भगवान बताते हैं, और उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एडी और बीसी इस प्रकार की तारीख बताते हैं। और सत्य साबित करते हैं। और द्वापर की हमारी द्वारका नगरी और त्रेता का राम सेतु हमारे इतिहास का प्रमाण है, किंतु फिर भी इसे माइथोलॉजी नाम दिया। खुद हमारे लोग इसको नकारते हैं। तो ये गुलामगिरी है विदेश लोगों की। और ये भावना गई नहीं, ये सबसे ब्रिटिशों ने जो कुछ परिणाम किया, बहुत गहरा परिणाम कर दिया पूरे भारतीय मना समाज मन पर, इस प्रकार से। और पाश्चात्य देशों का जो विज्ञान है वही विज्ञान है, हमारा कुछ विज्ञान है ही नहीं, इस प्रकार की मानसिकता इनकी निर्माण की गई। और ये भारतीयों की निर्माण की गई, और हम उसी को आगे लेकर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रकार का है। तो क्राइस्ट के पहले कुछ था ही नहीं, ऐसा उनका कहना है। मुझे सही नहीं है। लेकिन ऐसा भी सुनने में आया है कि रावण के शरीर की वो अभी सुरक्षित रखा है, ताकि कभी भविष्य में पुनः प्राण फूंकने पर फूंकने का तरीका मिले तो उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। श्रीलंका में आज भी विभीषण को कोसा जाता है और रावण की पूजा। ये तो ये अजीब चीज है। ऐसा है अगर तो। लेकिन कहने का तात्पर्य तो ये है कि इतिहास से हमें कुछ सीखना है। ये अहम मुद्दा है। इतिहास का मुख्य प्रयोजन जो है, वो जो गलतियां हमसे हुई है वो दोहराए नहीं, और जो तरक्की हमने की थी उसको फिर से हम वापस पा सके। ये इतिहास का मुख्य मकसद होना है। दुर्दैव से आयुर्वेद के इतिहास के बारे में भी यही सिलसिला है। वैसे प्रियव्रत शर्मा के आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास, ये किताब अच्छी है। लेकिन आयुर्वेद का बृहद इतिहास, ये हिंदी में और मराठी में जो किताब है वडोदकर की, उसमें प्राचीन शास्त्रों में कहाँ कहाँ आयुर्वेद के रेफरेंसेस है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। आयुर्वेद की व्यापकता कितनी थी, भारत देश कितना बड़ा था, इसके बारे में कोई बहस इस प्रकार की नहीं है। और उनकी अलग अलग विशेषताएं जो है उसके बारे में बहस नहीं। मुझे सौभाग्य रहा कि मैं यूके में था। वह मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी है, उसमें आयुर्वेद का कोर्स चल रहा था उस समय में। और वहाँ के एक अध्यापक मेरे साथ में थे। ये सभी श्रीलंकन आयुर्वेद वाले हैं। वहाँ के छात्र 50% से ज्यादा जो टीचर है वो श्रीलंका से आए हैं, इस प्रकार से। तो मैं गृह चिकित्सा के बारे में पूछ रहा था।
तो बोले हाँ, श्रीलंका में गृह चिकित्सक है, उनको गृह चिकित्सक ही कहा जाता है इस प्रकार से। और ये करणी भूत प्रेत पिशाच वगैरह की चिकित्सा श्रीलंका में होती है, उसके अलग चिकित्सक है इस प्रकार से। ये जानकारी मुझे भी नहीं थी। तिबेटन आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षा पर काफी जिक्र है। उनका कहना था कि 200 गुणों की परीक्षा नाड़ी परीक्षा के लिए रखनी है। मूत्र परीक्षण के बारे में ऐसा ही 200 गुणों की परीक्षा होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। हमें मालूम ही नहीं कि तिबेटन आयुर्वेद में इस प्रकार मूत्र के बारे में इतनी काफी बहस है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आयुर्वेद को मूल रूप से समझना, सिद्ध संप्रदाय अलग हो गया रस्य शास्त्र को लेकर खास करके और बालेंद्र प्रकाश के पिता एक अच्छा नमूना है उसका, जो सिद्ध सांप्रदायिक इस प्रकार के थे। और उन्होंने वाली पानी का प्रयोग पहले किया, और फिर उसको बालेंद्र प्रकाश ने उठा लिया ब्लड कैंसर के लिए और उसके ऊपर काफी संशोधन किया। तो कहने का तात्पर्य से ये है कि ऐसे बहुत सारे उपाय होंगे। तिबेटन आयुर्वेद में हिमालय के वनस्पतियों का बड़ा जिक्र है और वो अभी जुलाई अगस्त में एक ट्रिप जैसे निकलती है छात्रों की, तिबेटन छात्रों की, हिमालय में, और वो वनस्पतियां इकट्ठा करके लाते हैं। तो ये सभी बातें हैं उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। लेकिन खास करके इस माइथोलॉजी को लेकर आयुर्वेद को कोसा जाता है, और ये शास्त्र नहीं है, या ऐसी ही कुछ बातें लिख दी है वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात। जो वीर्य का उल्लेख था, ऋषियों के वीर्य से स्वर्ण निर्माण हुआ, तो इसका हंसी मजाक उड़ाया जाता है ये कैसे लिखा है देखो इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें ये कैसे समझ में लेना है और उससे फायदा कैसे उठाना है, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी। शुक्रन यत् कीर्तित कार्तिकेयस्य पतितं धरणीतले तस्मात् ताम्रं समुत्पन्नम इदमाहुः पुराविदः। ये सभी शुक्र से ही संबंध है तो अभी कार्तिकेय का शुक्र जो जमीन पर गिरा, उससे ताम्र निर्माण हो गया, इस प्रकार का कहा गया है। भारत का इतिहास बहुत बड़े पैमाने पर कैसा बदल गया है, ये संदर्भ सहित बाया गया है। मैंने पढ़ा है लेखक अभिजीत जोग। दुर्दैव से ऐसी स्थिति है कि लोग विदेशी लोगों को ही असत्य में जयते नामक पुस्तक वो है, उसमें भारत के इतिहास बहुत बड़े पैमाने पर असत्य में जयते, मैंने नाम सुना है इस प्रकार के, कि चरक की बाहर देश में ज्यादा टिकाएं उपलब्ध थी है। क्या ये सही है? ये तो पता नहीं लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी लाइब्रेरी में गया था और वहाँ आयुर्वेद के कुछ ग्रंथ है, और अष्टांग संग्रह की एक टीका जो भारत में उपलब्ध नहीं है, वो मुझे वहां देखने के लिए मिली। तो ये अजीब है, जर्मनी में हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी ही शायद है, मुझे अभी याद नहीं है पक्का। पदकोश वाग्भट का मुझे देखने के लिए मिला रोमन लिपि में था, लेकिन पदकोश था। अभी यहाँ दंडवते करके एक वैद्य डोंबिवली में पदकोश का कार्य कर रहे थे, 21 बरस कार्य कर रहे थे खड़ी वाले वैद्य दादा ने मुझे बताया कि तुम ये दुरुक्त करिए, वो काम ऑलरेडी 21 बरस से कर रहे हैं, तो तुम्हारा त्रिस्कंद कोश का कार्य कुछ नहीं है उसके सामने, इस प्रकार से। तो मैंने सोचा कि एक बार मिल तो लेते हैं इस प्रकार से, तो मैं उनको जाकर मिला, और फिर वो केवल संदर्भों का चयन कर रहे थे इस प्रकार से।
अभी रमेश नानाल जी ने एक बात कही थी कि चरक संहिता का उत्तर तंत्र कहीं पे मिला है इस प्रकार से। एक बार उनसे कभी बात होनी चाहिए इस प्रकार से। वो शायद उन्होंने इसमें लिखा था, मधु जीवन में लिखा था इस प्रकार से। अभी रमेश नंदन आने वाले हैं पुणे में, तो काफी जगह कुछ है। अभी लाइब्रेरी के बारे में इनफ्लिब नेट करके एक इंटरनेशनल नेटवर्किंग है। और भारत का इंटरनेट उसका एक हिस्सा है, लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है। तो एक केवल कैटलॉग है। भारत में जितनी भी लाइब्रेरीज है, उन सभी लाइब्रेरीज को उनके यहाँ जो ग्रंथ उपलब्ध है उसका कैटलॉग बनाना है, और वो इंटरनेशनल कैटलॉग में मर्ज करना है, दे देना है इस प्रकार का। तो इससे क्या होता है, जो कोई ग्रंथ कहाँ भी विदेश में, भारत में कहीं भी हो, तो उसका ठिकाना लग जाता है कि ये यहाँ पे उपलब्ध है इस प्रकार। वैसे भारत इतिहास संशोधन मंडल, डेक्कन कॉलेज और भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन संस्था, यहाँ काफी हस्तलिखित है। भारत ये भांडारकर इंस्टीट्यूट जो है, उसमें कैटेलगस कैटेलोगिरम करके एक कैटलॉग है। तो एक कैटलॉग का कैटलॉग है, सिंगल लाइन कैटलॉग। उसमें मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट पर एक कैटलॉग है, सिंगल लाइन। सिंगल लाइन का मतलब कितने सूत्र है उसमें, कितने पृष्ठ है, कौन सा विषय है, बस ये एक लाइन में लिखते हैं। और इसका कैटलॉग बनता है, इसकी किताब बनती है। इतने बड़े पैमाने पर ये हस्तलिखित वहां पे उपलब्ध है। लेकिन कौन जाकर देखेगा? मैंने क्रिटिकल एडिशन के बारे में सोचा था, और फिर मुझे जब पता चला कि वियन्ना में ये काम शुरू है इस प्रकार से, तो मैं वियन्ना गया, वो कार्य देखा उनका। वो केवल विमानस्थल पर काम कर रहे थे। करिन प्रेसिडेंस करके वियन्ना की विदुषी, वो संस्कृत की विदुषी इस प्रकार की इस पे काम कर रही थी। तो उसके पहले वो काम जानने के लिए, क्रिटिकल एडिशन क्या होते हैं ये जानने के लिए, इंडियन टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म ये नाम की किताब भांडारकर इंस्टीट्यूट ने पब्लिश की है, उनकी खुद की किताब है। और एक बड़ा काम भांडारकर इंस्टीट्यूट में हुआ है महाभारत की क्रिटिकल एडिशन का, जिसको 40 बरस लगे थे। अब महाभारत ही कोई पढ़ता नहीं है, कौन ये क्रिटिकल एडिशन देखने के लिए जाता है? मालूम नहीं इस प्रकार के कार्य क्यों किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि काफी कार्य यहाँ विदेशों में इस प्रकार का हुआ है, लेकिन संस्कृत का महत्व कम होता गया, संस्कृत को पढ़ने वाले नहीं रहे, और ये जानकारी भी उसी के साथ चली गई। वैदिक कंकॉर्डेंस का, इसी प्रकार के पदकोश का निर्माण का कार्य 1908 में हुआ था। उसके बाद तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ ने ये काम उठा लिया, और 2008 वगैरह में वो कार्य संपन्न हुआ। उसको जो अमेंडमेंट करनी थी, उसमें जो नए डालने थे, सब काम हुआ। लेकिन वैदिक कंकॉर्डेंस को भी देखने वाले कौन लोग हैं? ये बड़ा मुश्किल मामला इस प्रकार का है। पता चलना चाहिए कि हमें कुछ मालूम नहीं है। अज्ञान का, अभी अज्ञान, ये सबसे खतरनाक है। अज्ञान का ज्ञान होना कम से कम, कि हमें ये मालूम नहीं है, इतनी इतनी सारे चीजें हैं इस प्रकार के, ये तो कम से कम होना है, तो हम कभी उसके बारे में सोचेंगे। अभी भारत सरकार में काफी कदम उठाए हैं मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी पर, और सभी मैन्युस्क्रिप्ट्स का डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया है। तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को मैन्युस्क्रिप्ट्स
फोटो कॉपी के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि अभी उनको हैंडल करना काफी मुश्किल है। वो टूट जाने का, खराब होने का खतरा रहता है। तो एक बार इसकी फोटो कॉपी बन गई मैन्युस्क्रिप्ट्स की, तो डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा। और मैंने सुना था जम्मू कश्मीर में खास करके श्रीनगर में बहुत ही बड़ा म्यूजियम है, एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें काफी इस प्रकार के मैन्युस्क्रिप्ट्स है। दुर्दैव से मैं जब कश्मीर गया था तो वो बंद था, उसका शिफ्टिंग हो रहा था। और मुझे कुछ मौका नहीं मिला देखने के लिए इस प्रकार की। लेकिन कश्मीर फाइल्स में इसका निर्देश है। ये दिखाया गया है इस प्रकार से। हमारे पास भी है, आज भी मौजूद है, जितनी भी है। बहुत सारी नष्ट हो गई है, फिर भी जितनी मौजूद है वो भी काफी है इस प्रकार से। लेकिन सिर्फ उसको भली भांति किस प्रकार से देखना, कैसे करना, ये आवश्यक होगा। हम मूल ग्रंथों को ही पढ़ते नहीं है, बाकी चीजों की तो बात छोड़ दो। जो ग्रंथ हमें उपलब्ध है, चरक सुश्रुत वाग्भट वगैरह इस प्रकार से, या भाव प्रकाश हो, भविष्य रत्नावली हो, जो भी है इस प्रकार से, वो भी वैद्य अगर पढ़ते नहीं है तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह की क्या बात करेंगे, ये तो और मुश्किल काम ना है। अभी जो कल की मूवी आई है उसमें कल के अवतार का आधुनिक विज्ञान दृष्टिकोण बहुत सुंदर दर्शाया गया है। कल की, ये मालूम नहीं कल की मूवी आ गई है क्या? ओके। डेक्कन कॉलेज एंड भांडारकर इंस्टीट्यूट में मैन्युस्क्रिप्ट्स के कैटलॉग है। वही तो मैं बता रहा था कि कैटलॉगस कैटलॉगरम इस प्रकार का है, कैटलॉग का कैटलॉग है। इस प्रकार। संस्कृत वाले आयुर्वेद का विषय करके देखने के लिए नहीं जाते हैं। आयुर्वेद लोगों को संस्कृत नहीं आता इसलिए वो नहीं जाते, तो कोई नहीं जाता। ऐसा ही पढ़ा रहा है। मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स का कैटलॉग है, भंडारकर में है, इनको देखने जाएगा इस प्रकार से। ठीक है। तो ये कार्तिकेय के वीर्य से निर्माण हुआ ताम्र। ताम्रम औदुम्बरम शुल्बम उदुम्बरम अपि स्मृतम रविप्रियम लेच्छमुखम सूर्य पर्याय नामकम। तो रविप्रियम लेच्छमुख क्यों पर्याय मालूम नहीं। जपाकुसुम संकाशम स्निग्धम मृदु घन क्षमम लोहनागोज्जितम ताम्रम मारणाय प्रशस्यते। लोहनागोज्जित, तो इसके भी खनिज है, ये भी खनिज के रूप में मिलता है ताम्र इस प्रकार से। और लोहनाग से अलग हुआ उज्जित, ये मारणाय प्रशस्यते। कृष्ण वृक्षम अति स्तब्धम श्वेतं चापि घनासहम लोहनाग युतं चेति शुल्बम दुष्टम प्रकीर्तितम। तो ये दुष्ट है कृष्ण वृक्ष अति स्तब्ध श्वेत घनासह, घन सहन नहीं करने वाला इस प्रकार का। लोहनाग युतंच, और इससे अगर जुड़ा है तो ये दुष्ट कहा जाता है। ताम्रम कषायम बधरम तिक्तम अम्लं पाके कटु सारकंच। ते कषाय मधुर, तिक्त अम्ल, और विपाक में कटु सारक, पित्तापम श्लेष्म हरंच शीतम तदरूपण स्याल लघु लेखनंच। ये पित्त को सरगुण से बाहर निकालते हैं इसलिए पित्तापह है, श्लेष्महर है, और शीतम तद रोपणम स्यात् लघु लेखनंच। रोपण लघु लेखन है। पांडुदरार्शो ज्वरकुष्ठ कास श्वास क्षयापीन समम्ल पित्तम शोथन कृमिम शूलम अपाकरोति प्राहुः परे ब्रूहणम अल्पमेतत्। तो पांडु उदर अर्श ज्वर कुष्ठ कास श्वास क्षय पीनस अम्लपित्त। अम्लपित्त में तो ये है ही प्रचलन में सुवर्ण सुच्चर के रूप में। श्रोथन क्रमे शूलम अपाकरोति। श्रोत शूल और कृमि और शूल को दूर करता है। और अल्प ब्रूहण भी ये है। एको दोषो विषय ताम्रे तो असम्यक मारिते अष्टते दाह स्वेदो रुचिर मूर्छा क्लेदो रक्रेको वमेर भ्रमी।
शुल्ब गंधकाम, गंधकाचा पर्याय आहे का? मुझे तो याद नहीं है। लेलितक वगैरह इस प्रकार के गंध के पर्याय है। देखो एक बार, मुझे पक्का याद नहीं है अभी इस प्रकार का है। शुलबारी करके है, हाँ बराबर, शुलबारी है। तो ये ताम्र का शत्रु इस प्रकार का है, तो शायद उसके गंधक के द्वारा ताम्र का मारण पॉसिबल इस प्रकार का है। वैसे ताम्र काफी योगों में आता है। और ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कि जो भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है। स्वर्ण तारा भरकत ताम्रवंग ये महालक्ष्मी विलास का है। हम्म, वसंत कुमार की शुरुआत क्या है रे? स्वर्ण सूचकर में है, चंद्रकला में ताम्र है। हाँ, ऋतुसंहार आपण कुठे अभ्यासलंय? ऋतुसंहार आपण कुठे अभ्यासलंय? काय कुठे वापरायचंय? ऋतुसंहार म्हटले ना तुम्ही? ऋतुसंहार नाही म्हणलं मी। काय कशाची सुरुवात म्हणले? हा, सुरुवात कशाची म्हटलंय? वसंत कुसुमाकरची म्हणली मी। वसंत कुसुमाकर कल्प। सर्वान्तरसमौक्तिकाभरकमिदं चतुर्भागभाग पृथक् पृथगतो मूर्तेरचत हे मणिद्व्यंशके अयोभिषगवंगकं त्रिलवकं विमर्द्याखिलम। ये ताम्र नहीं है इसमें। प्रवाल मौक्तिका भ्रकमिदम चतुर्भाग भाग पृथक पृथकतो मृते रचत हे मणि द्व्यंशके अयो भुजग वंगकम त्रिलवकम विमर्द्याखिलम शुभे निविभावे भिषगदेम धिया सप्तधा। ताम्र नहीं है, लेकिन चंद्रकला में है, स्वर्ण सूक्षकर में ताम्र है, महालक्ष्मी विलास में है। तो काफी योगों में ताम्र है। और उसका एग्जैक्ट उपयोग कैसे किया जाता है ये थोड़ा देखना इस प्रकार का पड़ेगा। यहाँ पुणे विद्यापीठ में डॉक्टर पाध्ये करके थे, और उन्होंने ताम्र और लोह इन दो भस्मों पर रिसर्च इस प्रकार का किया था। आरोग्यवर्धिनी में भी है ताम्र, बराबर। तो उनका कहना था कि ताम्र के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। वो स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में काम कर रहे थे, और उनका नतीजा जो निकला कि स्टैंडर्डाइजेशन हो नहीं सकता इस प्रकार, क्योंकि शोधन की 150 प्रक्रियाएं हैं, मारण की 150 प्रक्रियाएं हैं, तो आप शोधन मारण कैसे करेंगे इस प्रकार का, ये स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे। वैसे दातार गुरु जी का भी संतर्पणोत्थ अभ्रक और अपतर्पणोत्थ अभ्रक, ये दो तरीके से उन्होंने बताया है। इस संतर्पण औषधों से मारित अभ्रक है तो यह संतर्पण के काम में आएगा, अपतर्पण मारित औषधों से मारित अभ्रक है तो वह अपतर्पण के लिए काम में आएगा। तो इस प्रकार से ये अलग अलग विशेषताएं इस प्रकार के हैं। और इसलिए केवल ताम्र का प्रयोग मैं खास करके कोलेसिस्टाइटिस में करता हूँ। पथरी है, बाइल स्टोन्स है, और उसके जरिए शूल है, छर्दी है, इस प्रकार से। तो केवल अकेला ताम्र भस्म इसमें बहुत कम मात्रा में बहुत सूक्ष्म मात्रा में है। मैं इसके साथ भूनिम्बादी चूर्ण अम्ल पित्ताधिकार में जो है वो डालता हूँ, और मूली के रस के साथ या शहद के साथ छटवाने के कहता हूँ। तो शूल उपशम तात्काल इस प्रकार का होता है। एक विशेषता ये कोलेसिस्टाइटिस इस प्रकार की स्थिति।
और ये लौह ताम्र यकृत कैंसर में अच्छा काम करता है, लिवर कैंसर वगैरह, HCC हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या मेटास्टेसिस लिवर में हुआ है, इस तरीके से भी वो काम करता है। और मैं प्रयोग करता रहता हूँ इसका इस प्रकार से। उसके साथ में हीरक विक्रांत ये भी रहते हैं। के पिता उन्होंने एक अजीब अनुभव बताया था कि उन्होंने सबकी पोटली बनाई थी, मगर वो पोटली बनती है उसी प्रकार सुवर्ण सुचर की पोटली। क्या पित्त अश्मरी मूत्र के कल्प गॉल ब्लैडर स्टोन पर कार्य करता है? ये कुछ लोग करते हैं, पाषाण भेद जैसा है, पाषाण को फोड़ने वाला इस प्रकार का। तो उसका बाइल स्टोन्स में कुछ लोग प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। लेकिन ताम्र का अच्छा परिणाम आता है, ये मैंने देखा है। और वैसे आरोग्यवर्धिनी भी दे सकते हैं इसमें। लेकिन अम्ल पित्त निदान करके करते हुए सुवर्ण सूचक भूनिम्बादी चूर्ण इनका प्रयोग में ज्यादा है। तो उन्हें फिर ऐसा लगा कि पोटली कल्प बनाने के जरिए हाँ, ये उष्णवीर्य हो जाएगा का। वैसे चंद्रकला शीतवीर्य मानी जाती है और पित्त विकारों में प्रयोग में लाई जाती है। तो उन्होंने कुछ करके जानकारी हासिल की कि उसको क्या परिणाम हुआ है इस प्रकार से। तो पता चला कि नहीं, उसका दाह वगैरह सब कम हो गया, उष्णता के कोई लक्षण नहीं मिले। तो ये बड़ी अजीब बात है कि इस प्रकार से पोटली कल्प करके उसकी पोटेंसी बढ़ाना और उस पोटली का इस ढंग से प्रयोग करना, ये उनकी खासियत इस प्रकार की रही। और फिर उसको घिस के देना है शहद में वगैरह इस प्रकार से इन पोटलियों को। उन्होंने एक इमरजेंसी किट बनाया था इसके जरिए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि रसशास्त्र की औषधि के बारे में सोचना, उनका भली भांति प्रयोग करना, ये एक बड़ा कार्य है। मैंने इसी उद्देश्य से रसरत्न समुच्चय पढ़ने के बारे में सोचा कि उसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये सिलसिला वैसा ही चलता रहेगा, केवल ये करने से, एक बार ग्रंथ पढ़ने से होगा ऐसा नहीं होगा। फिर भी अगर हमें आगे बढ़ना है तो देगा। ये हमारा विषय नहीं है, ये कहना आसान है, लेकिन अर्थशास्त्र आयुर्वेद का ही अंग है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और खास करके तत्काल परिणाम पाने के लिए ज्यादा दिन टिकने वाली, ज्यादा बरस तक टिकने वाली दवाइयों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत जरूरी है कि हम रसशास्त्र का भली भांति अच्छी तरीके से प्रयोग करते रहे। रंगम वंगम त्रपु प्रोक्तम तथा पिच्चटम इत्यपि क्षुरकम विश्रकम चापि द्विविधम वंगम उच्यते। क्षुरक, वॉइस ब्रेकिंग। तमं क्षुरकं तत्र मिश्रकं तु अवरम मतम। रंगम लघु सरम रूक्षम उष्णम मेह कफ कृमिन निहंति पांडुम सक्षाराम सश्वासम चक्षुष्टम चित्तलम मना। ते लघु सर रूक्ष उष्ण मेह कफ और कृमि का नाश करने वाला है। एक कृमि में वंग का मस्तु के साथ प्रयोग आया है और सुश्रुत में है।
फणसरकर ने प्रयोग किया था और मैंने भी कभी कभी ये प्रयोग किया है इस प्रकार से। निहंति पांडुम सश्वासम चक्षुषम पित्तलम बना। पांडु और श्वास इन दोनों को नाश इस प्रकार का करता है। चक्षुष है, किंचित पित्तल है। तो शायद हम सीकेड़ी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। पांडुम सश्वासम इस प्रकार की बात कही गई है। शिवो यथा हस्तिगणं निहन्ति तथैव वङ्गोऽखिलमेव वर्गम्। शिव हस्तिगण को जैसे नाश करता है वैसा वंग अखिलमेव वर्ग को नाश करता है। देह से सौख्यम प्रबलेन्द्रियत्वं नरस्य पुष्टि विदधाति न्यूनम। तो देह का सौख्य प्रबलेन्द्रियत्व और पुष्टि ये निश्चित रूप से करता है। अभी वंगम भक्षय तो नरस्य न भवेत् स्वप्ने भी शुक्र क्षय, ये गुणेश शास्त्री ने वाक्य उठाया और उसी के आधार पर वंग का पूरा विश्लेषण किया। जहां शुक्र क्षयजन्य संप्राप्तियां हैं वहां शुक्र का क्षय रोकने के लिए वंग का प्रयोग, और उसके हिसाब से वंग मिश्रण जो गुण शास्त्री ने प्रचलन में लाया। सर ताम्र भस्म मात्रा आणि ताम्र भस्म की मात्रा जो है वो 1-2 मिलीग्राम इतनी ही है जो देना है। सूची के अग्र पर जितना रहेगा उतना ही मात्रा है, और चाहे तो हम इसको सूक्ष्म करवा लेते हैं। ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। मैं क्या करता हूँ, कुमारी रजनी मैंने एक योग बनाया है। रजनी चूर्ण को कुमारी की भावना देके उसका चूर्ण बनाया है, कुमारी रजनी योग। वो मैं इसके साथ ताम्र के साथ देता हूँ। जैसे कुमारी भी इसलिए अच्छी मानी गई है, और कुमारी आंसू नंबर 1 में ताम्र भी डाला गया है इस प्रकार से। तो ये इसके साथ में अगर घोट कर देते हैं तो एक अच्छा नतीजा आता है। वंग भस्म वंग मस्तु प्रयोग खैर कैसे कैसर करे करे नहीं। सुश्रुत में आया है, बाकी भी धातु है वहां पे, लेकिन वंग भी है उसमें, और उसका मस्तु के साथ प्रयोग करना है। अभी हम मस्तवास्तव बनाते हैं तो उसके साथ में ये दे सकते हैं इस प्रकार से। वंग मिश्रण के बारे में फिर एक बार बताइए। वंग 1 भाग, माक्षिक 2 भाग और प्रवाल 4 भाग, ये वंग मिश्रण है। उसको अच्छी तरीके से घोट करके रखते हैं, और फिर वो ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसको मैं सूक्ष्म करता हूँ, सूक्ष्म वंग मिश्रण इस प्रकार से। और तो अभी हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो भी है उन सभी में वंग मिश्रण का प्रयोग हो सकता है। चाहे पीसीओडी जैसी समस्या हो, एंडोमेट्रियोसिस, या फिर बाकी इस प्रकार की समस्याएं हों। उसमें अभी हमने कर्ण रंध्र धोती, कपाल रंध्र धोती ये भी कर रहे हैं, और वंग मिश्रण का प्रयोग, शुक्र शोधन गण का उपयोग, ये सभी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक अभी काफी बड़ी समस्या है। नई संहिता में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पर भी बात होनी है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बारे में भी बात होनी है, कैंसर जैसे विकारों में भी बात के बारे में भी बात करनी है। कैंसर में दोनों का संबंध इस प्रकार का थोड़ा सा है, हार्मोन्स का भी संबंध है, उसमें केमिकल्स का संबंध है इस प्रकार से। और मूल रूप से इन सभी की चिकित्सा कैसे करें, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहे हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पर लोग सेमिनार वगैरह इस प्रकार के ले रहे हैं। मैंने देखा नहीं है किस प्रकार से क्या बताते हैं, उनका अनुभव कितना है, क्या है इस प्रकार से, इसके बारे में और सोच क्या है उसके पीछे।
तो शायद कुछ छात्र ये करवा लेते हैं और केवल औषधियों के बारे में नहीं सोचना है। मुझे लगता है कि मना कहने की किंचित अल्प इस प्रकार से उसके पीछे विचार होना चाहिए, ये क्यों करना है इस प्रकार से, वो देने की मैं कोशिश करूंगा अपने ग्रंथ में आयुर्वेद योग में इस प्रकार से। रजनी इन कोरफड भावना और कुमारी आसव भावना, कुमारी आसव ने कोरफड की भावना देनी है। तो हल्दी का चूर्ण लेना है, उसको कोरफड की भावना देनी है, 3 भावनाएं दे देंगे कम से कम, ज्यादा अच्छा रहता है। अंग मिश्रण का फॉर्मूला हाउ मेनी भावना, 3। ओके। वंग 1 भाग, स्वर्णमाक्षिक 2 और प्रवाल 4, ये वंग मिश्रण है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि गुणेश शास्त्री का जो भी लेखन है वो केवल वंगम भक्षयतो नरस्य न भवेत् स्वप्ने शुक्रक्षय इस पर ही निर्भर है। ये बाकी के बारे में उन्होंने ज्यादा बहस कही की नहीं है इस प्रकार से। तो ये भी बात हो सकती है कि भली भांति वंग को लेकर इस प्रकार से करेंगे, और जहां शुक्र क्षय के जरिए बाकी धातुओं में विकृति इस प्रकार की आ रही है या शुक्र बिगड़ गया है, अभी ये हाइब्रिडाइजेशन के जरिए शुक्र की दुष्टि हो रही है, इसलिए शुक्र शोधन गण का प्रयोग करते हैं। तो उसी के साथ अगर वंग का प्रयोग इस प्रकार का होता है तो शायद बात बनेगी। और शायद टेस्टिकल्स के कैंसर में, ओवेरियन कैंसर में, वैसे मैं वंग मिश्रण का प्रयोग करता रहता हूँ ओवेरियन कैंसर में, बाकी दवाओं के साथ वंग मिश्रण देता रहता हूँ। टेस्टिकुलर के पेशेंट कम रहते हैं बहुत, उनमें भी वंग का प्रयोग होता रहता है। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना जरूरी इस प्रकार का है। और ये भावनाओं का संबंध कैसे रहेगा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। गुणेश शास्त्री ने जो भी वर्णन किया है वो प्रकृति सम्मत समवाय से वर्णन किया है कि इसमें कज्जली है उसके ये परिणाम है, स्वर्ण है उसका ये परिणाम है, वगैरह वगैरह, ये सभी को मिलाकर इसके ये परिणाम है, इस प्रकार से कुछ बताने की कोशिश करते हैं। वैसे सभी में होता ही है ऐसा नहीं है, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यशोद को आगे लेकर बढ़ेंगे अगले गुरुवार को। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। मस्तासव को वो इसका पानी आता है, श्रीखंड बनाते समय जो पानी निकलता है,
वो लेना है, उसमें 1 लीटर पानी के लिए 400 ग्राम गुड़ और 40 ग्राम धाइटी ये डालनी है, और फिर संधान करना है, तो मस्त रस बन जाता है।